भाईजान कोई नारा नहीं लगाएगा। बात सुन लीजिए अच्छी तरह, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई उठ के खड़ा नहीं होगा। ठीक है भाईजान? ओके, सही है। शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। 2 दिन से जिस तरह पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर पर तस्तायत का मुजाहरा किया है, हमारे सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और इस वक्त भी तकरीबन 200 से ज़ायद कारकुनान पंजाब में गिरफ्तार हैं। लाहौर में बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और एफआईआरें भी काटी गई हैं। इसी तरह उकाड़ा में और इसी तरह मुल्तान में और सूबे के बहुत सारे इलाकों में जमात इस्लामी के बाद बुजुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है, किसी को नज़रबंद किया गया है, जिम्मेदारान को। मैं पंजाब हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करता हूं और मुतनब्बे करता हूं कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात ख़त्म भी किए जाएं। दूसरी सूरत में हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं। इसलिए ये फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ये बात कही है कि हम बात करना चाहते हैं, कुछ नाम सामने आए हैं और उन नामों के हवाले से हमने मुशावरत की है। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लियाकत बलोच साहब को हमने ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं कमेटी का उस वक्त अनाउंस करूंगा जब गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी है वो वाज़ेह होकर सामने आएगी और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उसमें पेश नज़र रखा जाएगा। ये 1 घंटे में ये काम कर लें तो हम 1 घंटे में अनाउंस कर देंगे, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा। तीसरी बात यह है कि हम जो धरना देने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हम पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के ज़रिए आइन और कानून के मुताबिक अपना सियासी हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। हम 16-17 करोड़ नौजवानों का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिन्हें इस हुक्मरान तबके ने अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस किया है। पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा तबाहकुन कोई चीज़ नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हो और उसे इस मुल्क में अपने लिए कोई इम्कानात की दुनिया नज़र ना आती हो। इससे बढ़कर तबाहकुन कोई चीज़ नहीं हो सकती। लिहाजा हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम इस पूरे मसले पर उम्मीद के चिराग जलाएं, नौजवानों से इंटरेक्ट करें, बजाय इसके कि वो मायूस हो, वो मनशियात के आदी बने, हर कोई मुल्क छोड़ने की कगोदों में लगा रहे और पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन होता रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये मौके होने चाहिए कि हमारे नौजवानों को तालीम भी मिले, अच्छी मेयारी तालीम मिले, रोज़गार मिले और उनके लिए एक रोशन मुस्तकबिल हो। और ये पाकिस्तान हम समझते हैं कि इसके जो वसाइल हैं, इसके जो दरिया हैं, इसके पहाड़ हैं, इसके लहलहाते खेत हैं और यहाँ सनतों की जो इम्कानात हैं, रॉ मटीरियल है, मिनरल्स हैं, सब कुछ इस मुल्क में मौजूद हो और उसके बावजूद इस मुल्क के मुस्तकबिल से लोग मायूस हों, तो पता ये चलता है कि ये जो अशराफिया जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हुक्मरान तबका कह सकते हैं, एक हुक्मरान और हुकूमत वो होती है जिसकी बज़ाहिर हुकूमत होती है, लेकिन एक पूरा तबका होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, जो इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में सिविल और फौजी
जो जागीरदारों और वडेरों की सूरत में, जो उन सरमाएदारों की सूरत में कि जो हुकूमती मराहत हासिल करके कि और अपने मफादात हासिल करके हम पर ये माशी पॉलिसियाँ मुसल्लत करते हैं, ये वो पूरा तबका है जो हम पर हुक्मरानी कर रहा है। और उस तबके ने पाकिस्तान के 98-99% लोगों को उनके हक से महरूम किया हुआ है। हम सनतों का फरोग चाहते हैं, हम तिजारत की बढ़ोतरी चाहते हैं, हम तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इसलिए निकले हैं, हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं है, न मेरा, न मेरी टीम का, न मेरी पूरी जमात का। हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं और इसका जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक इसको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। हम इसलिए आए हैं कि हम इन IPPs को लगाम देना चाहते हैं। वो IPPs जो हमारा खून निचोड़ रही हैं, वो IPPs जिनमें से बहुत सी IPPs की मुद्दत मुकम्मल हो गई है, वो IPPs जिनके मालिकों की ज़रा तफसीलात में जाएं तो पता चलता है कि हर हुकूमत में इनका रोल होता है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो। इन IPPs के सरकर्दा लोग हर हुकूमत में शामिल नजर आते हैं और सैकड़ों नहीं, बात के हजारों मेगावाट के वो प्लांट मौजूद हैं कि जिनको जाली तरीके से हम पर मुसल्लत किया गया है। किसी का फ्यूल ऐसा है कि वो गन्ने की फूक पे चल रहा है, लेकिन हमें बताया ये गया, लिखा ये गया कि इंपोर्टेड कोयले पे ये चलेगा और ये किसी और का नहीं, ये शरीफ फैमिली का प्लांट है कि जो गन्ने की फूक पे चलता है, बेगास पे चलता है, लेकिन उसे इंपोर्टेड कोयले पे शो करके हजारों अरब रुपए का धंधा कर लिया गया है और हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा गया है। और गन्ने का फूक भी कहां से आया है? अपनी शुगर मिल से आया है। और वो शुगर मिल भी किस तरह से चल रही है कि 6-6 महीने, साल किसानों को पेमेंट नहीं करते, 1.5, 2 अरब रुपए के नादहिंदा होते हैं। पहले पेमेंट नहीं करो, फिर फैक्ट्री चलाओ और उस फैक्ट्री में आप चीनी के पूरा माफिया बन जाओ, उसकी फूक को आप इस्तेमाल करके अपना प्लांट चलाओ, लेकिन शो ये करो कि तुमने इंपोर्टेड कोल पे ये चलाया है। तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि ये माफिया, ये तो एक मिसाल मैंने आपको दी है जो खुद शरीफ फैमिली की मिसाल है, जो हुक्मरान तबका है और इनसे एसोसिएटेड जितने इस तरह के प्लांट्स हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म किया है, पाकिस्तान पर जुल्म किया है, हम उन्हें अब नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि अपना और अपने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेंगे और उसके बगैर ये धरना खत्म नहीं होगा। अगर किसी ने ये समझा हुआ है कि हम 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और उसके बाद कोई ऐसी जालसाजी नुमाइशी इक़दाम कर लिए जाएंगे और हम चले जाएंगे, मैं हुकूमत से वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस खाम ख्याली में ना रहें। हम आ गए हैं और रोज़ की बुनियाद पर यहाँ बैठकर हिकमत अमली तरतीब देंगे, यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे नहीं। बल्कि आप देखें कि इस शदीद गर्मी में जब इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं तो अभी तो काफिलों की आमद का सिलसिला मजीद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने चाहा तो ये धरना एक इनकलाब और तारीखी इनकलाब में तब्दील हो जाएगा। लिहाजा एक ही रास्ता हुकूमत के पास, IPPs के हवाले से ये तय करो कि जिनके मुआहदे मुकम्मल हो गए ख़त्म, फिर ये तय करो कि जिनके साथ इजाफी तौर पर अब कैपेसिटी चार्जेस नाजायज़ तरीके से दे रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, और फिर जो तरीके से प्लांट चला रहे हैं वो IPPs जो वाकई कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनके साथ रीनिगोशिएट किया जाए। जिस प्लांट की लागत जितनी थी उससे 10 गुना प्रॉफिट ज़्यादा ले चुके हैं, अब उनको भी जो ठीक तरीके से चला रहे हैं रीनिगोशिएट करना चाहिए। लेकिन जिनकी जालसाजी है फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है कि एक एक चीज को देखा जाए, मुआहदा क्या था, असल में क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो लोग भी हुकूमत की ताकत से इस पूरे धंधे में इन्वॉल्व हैं उनके लिए सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है, मुल्क का मफाद है। दूसरी बात यह है, हम बिजली की कीमत कम करना चाहते हैं, इसलिए कि अब लोगों के बस में नहीं रहा, अब लोग बहुत परेशान हैं। गरीब तो है ही परेशान, मिडिल क्लास कहाँ जाए, मुतवस्सित तबका कहाँ जाए।
सफेद पोश तबका किससे मांगे, किसके आगे हाथ फैलाता रहे, जिसके आगे हाथ फैला रहा है। अब तो वो सनतकार भी कहते हैं कि हम भी बिल देने के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि इंडस्ट्री के लोग अपने बिलों को डेफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, किस्तें बनवाते हैं। मैं फैसलाबाद गया, पिशावर गया, लाहौर गया, कराची गया, इस्लामाबाद गया, पिंडी, यहाँ के ताजरों से पिछले एक हफ्ते में मुलाकात की, यहाँ के सनतकारों से मुलाकात की, और उन्होंने अपना दुखड़ा ये सुनाया कि बहुत बस हो गई है, अब फैक्ट्रियां हमसे नहीं चलाई जा रही। जालिमों, एक फैक्ट्री बंद होती है, हजारों लोगों का रोजगार खत्म होता है। तुम मुल्क में क्या फसाद करवाना चाहते हो, इंतशार पैदा करना चाहते हो, लिहाजा हम इस मुल्क को अनारकी के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने फैसला किया कि हम एक पुरअमन सियासी मुजाहिमत करेंगे और लोगों की आवाज बनेंगे। मेरे नौजवानों को के अंदर बहुत जज्बा है, और ये सारे लोग ये कहते हैं कि हमें डी चौक जाना चाहिए, लेकिन हमने फैसला क्या किया? हमने फैसला ये किया कि जब इन्होंने हमारा धरना रोका तो हमने उसको 3 बड़े धरनों में तब्दील किया। हम चाहते तो डी चौक पहुंचते और ये रोक नहीं सकते थे, लेकिन क्या होना था, ये फसाद करते, ये पुलिस को हमारे सामने करते, और इसके नतीजे में ये इस धरने को भी सबूताज करते और इस इशू को भी डिफ्यूज करते, और इसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई उम्मीद की किरण पैदा नहीं होती। हमने जो फैसला किया है उसके नतीजे में जो रास्ता हमने इख्तियार किया है, इंशाअल्लाह अब हम यहाँ बैठकर अपनी कौम से बात करेंगे, अपने नौजवानों से बात करेंगे, और एक दबाव है जो बढ़ता चला जाएगा। और अगर हुकूमत ये समझ रही है कि ये यहाँ पर मरी रोड पे धरना होता रहेगा तो ये इसकी खाम ख्याली है। अगर ये मुज़ाकरात को सही ट्रैक पे नहीं डालेंगे, अगर ये प्रॉपर कमेटी बनाकर और उसके बाद जेन्युइन तरीके से बिजली के बिल कम नहीं करेंगे, और ये जो इतनी लेवी लगाई हुई है उसको कम नहीं करेंगे, और तनख्वाहदार लोगों के स्लेब को खत्म नहीं करेंगे जो इन्होंने इस बजट में डाला है। जायज मुतालबात है हमारे, नाजायज कोई मुतालबा नहीं है। हम भी हालात को जानते हैं, हम भी मुल्क की मईशत से वाकिफ हैं। इनको क्या पता है जो IMF कह देता है, पढ़ के सुना देते हैं। हम बताएंगे कि किस तरह से ये मसला हल हो सकता है। हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, लेकिन अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए और IPPs के मसले को एड्रेस नहीं किया और तनख्वाहदार तबके पे जो स्लेब लगाया है उस स्लेब को वापस नहीं लिया, तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा, पूरा मुल्क इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होगा। एक एक फर्द के दिल की आवाज ये धरना है। लोगों ने उम्मीद लगा ली है, लोगों ने उम्मीद लगा ली है पूरे पाकिस्तान में। मैं इनकी उम्मीदें नहीं तोड़ सकता, मेरी टीम ये काम नहीं कर सकती कि हम जाकर बस घर बैठ जाएं, फिर लोग मायूस हो जाएंगे, फिर अनारकी होगी। हम इस अनारकी को नहीं फैलाना चाहते। हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, अल्लाह के करम से हम यहाँ पर आकर बैठे हैं। उसने हमें तौफीक दी है तो हम यहाँ पर आए हैं और पूरे पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। हम ये बात कहना चाहते हैं कि इन सनतों को चलने दो, इसके ऊपर जो उन्होंने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई है खत्म करो, और ये जो उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के तौर पर एक फिक्स रेट लगा दिया है वो भी खत्म किया जाए। बिजली के बिलों से टैक्स का पूरा धंधा खत्म करो, ऑल्टरनेट दो, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, अपनी मराद कम करो, अपने पेट्रोल खत्म करो फ्री, अपनी बिजली फ्री खत्म करो, बैलेंस हो जाएगा। मिडिल क्लास और गरीब को फायदा पहुंचेगा। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होने लगेगी कि तुम्हें भी पता चलेगा बिल कैसे आता है। ये अब तक तो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को पता चलता है, सनतकार को, ताजिर को पता चलता है। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ये कहना कि हम ताजिरों को नेट में लाना चाहते हैं, नेट में लाने के लिए हम भी तैयार, ताजिर भी तैयार। एतमाद करते हैं जमात इस्लामी पे, कोई जायज टैक्स होगा ताजिर उसे कबूल करेंगे। लेकिन आप इस तरह डंडे से हाँकेंगे कि किसी भी आप जो है वो मार्केट के अंदर किसी दुकान के ऊपर किसी पे 60,000 महाना, किसी पे 40,000 महाना लगा देंगे और FBR को एक नया धंधा दे देंगे करप्शन का, ये नहीं माना जाएगा। लिहाजा ताजिरों, सनतकारों, तालिब इल्मों, नौजवानों, प्रोफेशनल अफराद, उनकी उम्मीद इस धरने से जुड़ गई है। हम इस उम्मीद को नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और पूरी तैयारी से आए हैं। लोग मजीद आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हुकूमत अगर संजीदा है
تو اسے پھر اقدامات کرنے ہوں گے, ریلیف دینا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں کل تو انہوں نے اتنی مارا موری کی ہے, اتنا لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں, اور الحمدللہ ان سب کو عبور کر کے لوگوں نے اپنی مزاحمت کی ہے. لیکن ہم اپنی بہنوں کو بھی موقع فراہم کریں گے, وہ بےتاب ہیں کہ اس دھرنے میں وہ شریک ہوں. پورے عزت اور احترام کے ساتھ ہماری بہنیں یہاں پر آئیں گی, کل بھی بہت بڑے پیمانے پر آئیں گی, اور پیر کے دن تو ان کا جلسہ عام ہوگا. یہاں پر دن میں خواتین کا جلسہ عام ہوگا, اور کل اتوار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا. انشاءاللہ تعالی تاریخی جلسہ عام ہوگا اتوار کو بعد نماز مغرب اس مری روڈ پر, اور انسانوں کے سر سے انشاءاللہ یہ بھر جائے گی پوری مری روڈ. ہر طرف سے قافلے آئیں گے. میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں, جو یہاں اس دھرنے میں آ کر اس مقدس فریضے میں شریک ہو سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. صرف شکوے شکایت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک قوت بن گئی ہے تو اس میں اضافہ کیجئے اور اپنا حق حاصل کرنے کی اس تحریک میں اپنا حصہ بٹائیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ابھی ہماری مشاورت کا عمل بھی جاری ہے, انشاءاللہ ہم پھر مزید آپ سے بات کریں گے. بیٹھ جائیں. جی دیکھیں, اس پر لیاقت بلوچ صاحب کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے, اور حکومت سے یہ بات چل رہی ہے کہ اب دیکھیں نا, انہوں نے ایک نام ایسا دیا جو ملک میں ہی موجود نہیں ہے, تو اس سے خود ان کی سیریسنس کا پتہ چلتا ہے. پھر توانائی کا مسئلہ ہے, اور توانائی سے متعلق جو اہم ترین آدمی ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں کیا. لہٰذا لیاقت بلوچ صاحب ان سے بات کر رہے ہیں, ہمیں کوئی بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے کل بھی وہ راستہ منتخب کیا جس میں تصادم نہ ہو, مسئلہ حل ہو. لوگوں نے, ہمارے کارکنوں کا بہت پریشر ہم پر ہے, اس کے باوجود ہم اپنے کارکنوں کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہر وقت کسی بھی موومنٹ کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے تیار بھی رہیں, لیکن جس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں صبر کا مظاہرہ بھی کریں. صبر کا مطلب ڈٹے رہنا ہوتا ہے اور برداشت بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے کارکن یہ پیغام جانتے ہیں, تو اس لیے ہم نے بڑی حکمت سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سیریسنس کا مظاہرہ کرے اور لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ مل کر طے کرے. پھر کمیٹی کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی, مذاکرات بھی ہوں گے, لیکن صرف یہ ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے. عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. بہت شکریہ. یہ ہماری حکمت عملی ہے, یہ ہمارا پلان بی تھا. ڈی چوک بھی ہمارے بہت سے کارکن جن کو ہم نے نہیں کہا تھا کل 2-3 دفعہ پہنچ کے آ گئے. ڈی چوک ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم. جس دن چاہیں گے, جس وقت چاہیں گے یہ کام کر دیں گے. مسئلہ ہے لوگوں کو ریلیف دلانا. ہم یہاں پر سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں. جی نہیں, اب میں ابھی فی الحال اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا کہ اس کمیٹی پر جو تحفظات ہیں اس پر گفتگو کر کے ہم کوئی راستہ اگر وہ نکالتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, اللہ کی توفیق سے, اور اپنے جماعت اسلامی کے کارکن اور ہمارے ہمدردوں کی, اور جو لوگ ان قافلوں میں شریک ہوتے جائیں گے ان کے عزم کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگ عوام کے لیے, پاکستان کے لیے ریلیف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آخری سوال. جی جی نہیں, دیکھیں حکومت کی سے ہم بات کرتے ہیں, جو بھی حکومت کے آفیسز ہیں ہم تو ظاہر ہے اسی سے بات کریں گے, اور جس کو بھی پاکستان کے لیے اچھا رول ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے مذاکرات ہم حکومت سے, سیاسی گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. سیاسی گورنمنٹ کو اپنے اندر اتنا دم پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, لیکن بہرحال وہی ہیں, بات تو انہی سے ہوگی. تو اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس ہو اور
بات کو آگے بڑھائیں. جو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں چائنا کی بھی، ان سے بھی رینیگوشیٹ ہونا چاہیے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اگر کسی خاص وقت میں چائنا اور ہمارے اشتراک سے ایک چیز ہوئی، ایک انویسٹمنٹ انہوں نے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بالکل وہ ایسی لکیر بن گئی کچھ نہیں ہو سکتا. اگر حکومت ٹھیک طریقے سے، پراپر طریقے سے اپنا کیس پلیٹ کرے تو چائنا ہمارا پارٹنر ہے، دوست ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کوئی ایسے تو پاکستان نہیں ہے گیا گزرا. تو ہم چائنا سے اپنی دوستی کے ریفرنس سے بھی اور اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے ریفرنس سے بھی ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن کرنے والا تو کوئی بنے. جب پاکستان کی پوری قوم پشت پر کھڑی ہوگی تو حکومت بھی ٹھیک طریقے سے کر سکتی ہے، لیکن اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اوکے جناب، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.